यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बैचजीत बैच में, जहां पर आज है हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर बोर्ड्स का वन शॉट। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब अगर हम मोटामोटिक समझे तो वो बंदा जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर हो, है ना। ये तो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि हाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर है, परंतु WHO की भाषा में हम क्या कहेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में हम क्या कहेंगे, वी विल से दैट you will say that a person now I am talking English my native English my native, so I talk English now. You know, WHO say any person who is reproductively fit, है ना, reproductively fit, साथ में रिप्रोडक्टिव के साथ साथ उसका सोशल मेंटल, है ना, जो पहले से ही हेल्थ की डेफिनेशन में आता है, which already comes in the definition of health, that is also better, you know. So reproductive, social and mental and physical well-being is as well important, right? All right, so this is the definition of WHO, which WHO gives to reproductive health. So अरे यार ये सारी चीजें ना आप एनसीईआरटी से पढ़ना, इनिशियल वाली चीजें हैं कुछ, है ना, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना वो थोड़ा बहुत ही है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, है ना। कहो तो मैं एनसीईआरटी से रीड ही कर देता हूँ, ऐसा करेंगे। मेरे को जितना जितना याद है वो मैं लिखता हूँ, नहीं तो बाकी एनसीईआरटी से रीड कर देंगे, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो आपसे पूछी नहीं जाएंगी, बट स्टिल हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में भूमिका बनाने के लिए हम बता देते हैं आपको, है ना। फिर आया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में कि यार ये फैमिली प्लानिंग की बात जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम करते हैं, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी तो होने चाहिए ना यार। कहाँ से चले आ रहे हैं, 1951 में जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसके अंदर क्या था, अवेयरनेस फैलानी थी हमें लोगों के बारे में, लोगों के लिए अवेयरनेस फैलानी थी कि बच्चे कम ही करें, है ना, ज्यादा बच्चे ना करें। तो आज भी देखो, है ना, रोड पे किसी को चलते हुए देखोगे 10-15 बच्चे हैं, व्हाट इज दिस यार, है पालने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर बोलोगे सरकार कुछ करती नहीं है। ठीक है, वो कोई भी सरकार हो, ठीक है, ये इसी सरकार की बात नहीं है, हर सरकार में ऐसे ही कहेंगे, ठीक है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में, अवेयरनेस फैलाने के लिए ही ये हमने किया। तो इन्होंने ऑडियो विजुअल्स का यूज किया, मास मीडिया का यूज किया, प्रिंट मीडिया का यूज किया, मास मीडिया का यूज किया, और इन्होंने कहा कि हम इंसेंटिव्स देंगे, इंसेंटिव्स टू स्मॉल फैमिलीज, छोटी फैमिलीज को हम इंसेंटिव्स देंगे, ठीक है, छोटी फैमिलीज को हम इंसेंटिव्स देंगे। और अवेयरनेस जो है हर ओवरऑल हर चीज के ऊपर अवेयरनेस दी गई कि बच्चे कम करें, है ना, सोशल और जो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अच्छी रखें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने प्यूबिक एरियाज की सफाई रखें, है ना। ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने मतलब जो फैमिली प्रोग्राम था उसमें। और एक इसमें आता है RCH, इसके बारे में भी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना, ये भी आपका इसी के अंडर था, ठीक है। तो एक बार मैं एनसीईआरटी से इसकी मोटा मोटी चीजें आपको बता देता हूं, है ना, जल्दी से आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेना। देखो सबसे पहले हम आ रहे हैं एनसीईआरटी को लेकर, पेज नंबर है एनसीईआरटी का 56। तो 56 पे WHO वाली वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सारे एस्पेक्ट्स रिप्रोडक्शन के कवर होने चाहिए, सोशल मेंटल एंड फिजिकल, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट चलो, फैमिली प्लानिंग नीचे लिखा हुआ है इनिशिएटेड इन 1951, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगले पेज पे है ना RCH के बारे में दिया हुआ है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज में भी इसमें बड़ा सहयोग दिया, ठीक है। तो ये तो आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल, ठीक है। पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, इनका भी मेजर रोल था इस सब में कि वो भी अवेयरनेस फैलाते थे, है ना। टीचर्स को पता चला, टीचर्स ने आगे बच्चों को बताया, है ना। आपको पता है बायो वाले टीचर्स तो ऐसे ज्यादातर बातें करते रहते हैं क्लास में, यहाँ पे क्लास नहीं है ना, ऑनलाइन, ऐसा अजीब सा लगता है यार ऐसी बातें करने में, ठीक है, ठीक है। सेक्स एजुकेशन को हमने ज्यादा बढ़ोतरी दी, ज्यादा बढ़ावा दिया, सेक्स एजुकेशन को हमने प्रमोट किया। मिथ्स जो भी हैं, मिसकंसेप्शंस अबाउट पीरियड्स के बारे में, या जो भी रिप्रोडक्टिव अनहेल्दी के होने के बारे में, है ना, कि एड्स है उसके बारे में कई सारे मिथ्स एंड टैबूज हैं, है ना, तो वो सारे हमने मिटाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट चलिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस को हमने समझाना है ना, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को हमने थोड़ा नॉर्मलाइज किया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को नॉर्मलाइज किया है कि हाँ किसी को भी हो सकती हैं। देन बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, ये मैंने आपको बता दिया है, ये नहीं बताया, बट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को भी, हाँ मैंने कहा तो है ना कि बच्चे कम करो, वो बताया। तो बर्थ कंट्रोल ऑप्शन में आ गया ना कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन जो गैप कैसे रखना है दो बच्चों के बीच में, गैप मतलब जैसे अभी एक बच्चा हो गया तो दूसरा बच्चा साथ ही में, है ना, वो भी हो सकता है, बट गैप रखना मींस गैपिंग, स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, कि एक बच्चा अभी तो दूसरे बच्चे को हमने 3-4 साल बाद करना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी टाइम है, पहले हम एक बच्चे को पाल तो लें थोड़ा सा, है ना, उसको थोड़ा सा तो उसके कदमों पे खड़ा होने दें। अब 3-4 साल में तो कोई कदमों पे खड़ा होता नहीं है, वैसे कदमों पे खड़ा हो जाएगा, बट वैसे नहीं हो पाएगा। आई होप एंड बिलीव आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना।
आगे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, एक्सपर्टीज एंड मटेरियल सपोर्ट, ये सब दिया। सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में बताया गया है ना। अवेयरनेस फैलाई गई है, मतलब इसमें प्रेगनेंसी डिलीवरी, एसटीडीज, अबॉर्शन, कंट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, इन सबको डिस्कस किया गया। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर बेटर टेक्निक्स लेके आने लगे। अब इसके बाद ये हुआ आपको एमनियोसेंटेसिस, इसको अभी हम छोड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद यही है बस। अच्छा, ये देख लो एक बार ऊपर, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन लखनऊ, इसने सहेली, सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो बनाई थी, तो वो आप याद रख लो यहीं पे CDRI। और भी यहाँ पे कई सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपको याद नहीं रखनी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एमनियोसेंटेसिस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं बस, फिर आपका ये पहले 2-3 पेजेस कवर है ना। तो एमनियोसेंटेसिस, बिकॉज इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आपने सुना है बस उसको याद रख लो। याद भी रखना है क्या, 4-5 पॉइंट याद रख लो, है ना। ये वाली मीडिया यूज हुई, वो वाली मीडिया यूज हुई, हमने अवेयरनेस फैलाई, जो तुम्हें याद आ रहा है बस वो अवेयरनेस से रिलेटेड, जो तुमने पढ़ा है ना पहले 3 चैप्टर्स में से, 3 भी नहीं 2 चैप्टर्स में से, ये वाला और पिछला वाला, उसी को याद रख लो, है ना। एमनियोसेंटेसिस आपने पिछले वाले में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, मेरे ख्याल से मैंने भी उसमें वन शॉट में पढ़ाया नहीं था, बिकॉज पिछले वाले में था ही नहीं, तो कैसे पढ़ा था। एमनियोसेंटेसिस, इसमें क्या है, एमनियोसेंटेसिस में आपको पता होगा, एक ना फिटस में एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो कई बार क्या होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर हम क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि उस फीटस में कोई बीमारी तो नहीं। जैसे आपको कई सारे सिंड्रोम के नाम लिखे होंगे, डाउन सिंड्रोम, है ना, क्लिनेफ्टर सिंड्रोम, या जो भी सिंड्रोम्स है, क्या वो उस बच्चे को है तो नहीं, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है कहीं किसी बच्चे को। बट इस एमनियोटिक फ्लूइड का गलत इस्तेमाल होने लगा। अब देखो, डाउन सिंड्रोम पता कैसे चलेगा, जब उस बच्चे का कैरियोटाइप पता चलेगा ना हमें, तो कैरियोटाइप पता चल सकता होगा मतलब इससे, ठीक है। तो अब कैरियोटाइप पता चल रहा है, दैट मीन ये भी पता चल रहा होगा कि वो मेल है कि फीमेल। तो इसी से एमनियोसेंटेसिस से हम क्या कर रहे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रहे थे। सेक्स डिटर्मिनेशन, हम नहीं, मतलब इंडिया के कई सारे लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रहे थे। और अगर तो वो चाइल्ड फीमेल थी तो कहा कि हम इसको नहीं रखेंगे और हम इसका अबॉर्शन कर देंगे। व्हाट इज दिस, ये कैसी सोच है, हैं? जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। ऐसी सोच वालों को दे दो 4-5 गाली। क्या बनाया है मैंने बात, पर ठीक है। तो ये आपके पास पहले के स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस थे जो बिल्कुल नॉन इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये एमनियोसेंटेसिस वाली, और एक वो CDRI वाली, सेंट्रल ड्रग रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, है ना, लखनऊ वाला, कि उसने सहेली बनाया था बस। अब बाकी हम आते हैं अब कंट्रासेप्टिव मेथड्स पे। अच्छा नहीं, कंट्रासेप्टिव पे अभी कैसे आगे, अभी तो हमें पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ वगैरह, है ना। देखो समय है, कितना हुआ अभी यहाँ पे वीडियो में, 7 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ, किसी भी पॉपुलेशन का ग्रोथ ना कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला है IMR, सेकंड है MMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, देन डेथ रेट, बर्थ रेट, और लास्ट में जो कि ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं, एज ग्रुप, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, है ना। यहाँ पे डिस्कस नहीं होती बट आगे डिस्कस हो ही जाती है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं, कितने बंदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ IMR की, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जितने बर्थ्स हो रहे हैं उनमें से कितने इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी मर जा रहे हैं बर्थ के टाइम पे, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अब बताओ, मोटल मतलब क्या होता है, मोटल मतलब मरना, इमोर्टल मतलब जिंदा रहना, नो बडी इज इमोर्टल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट गॉड, है ना। गॉड तो जब आते हैं चले क्यों जाते हैं फिर, इस ऐसी चर्चाएं हम बाद में कभी करेंगे फ्री होके। तो IMR के बारे में देखो, IMR मतलब मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, कोई चीज मर रही है ना, बच्चा मर रहा है इसमें, तो क्या ये पॉपुलेशन की साइज को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, कम कर रहा है ना। तो IMR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज। सेकेंडली अगर मैं बात करूं MMR की, अगर इसमें मदर की, देखो मैटरनल का मतलब बर्थ देते वक्त कितनी मदर्स की डेथ हो गई, ठीक है। अब डेथ हो रही है इसमें भी मदर्स की, तो ये भी पॉपुलेशन साइज को कम कर रहा होगा, इसलिए मैंने क्या कहा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज। बर्थ रेट, जितने ज्यादा बर्थ हो रहे हैं पर ईयर, पर 1000, है ना, ऐसे जो भी आप कैलकुलेशन करते हो, तो ये पॉपुलेशन साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बर्थ रेट का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। देन डेथ रेट, नंबर ऑफ पीपल डाइड इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो ये भी 1/PS आएगा, 1/PS आएगा, चेक कर लो इसको। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आप ये पढ़ेंगे आप अपने इकोलॉजी वाले चैप्टर्स में, कि 3 ग्राफ होते हैं इस तरह से, है ना, ये जहां पे सबसे ऊपर वो हैं जो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, जो कि रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, ये रिप्रोडक्टिव है, और ये प्री रिप्रोडक्टिव है। तो जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है
वो पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है कि उसकी पॉपुलेशन आगे जाके बढ़ेगी, जिसमें प्री रिप्रोड्यूसिंग कम हो, मतलब या बराबर हो, है ना, बराबर हो रिप्रोडक्टिव के अंदर, मतलब जितने आज रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उतने ही कल करेंगे, तो इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, ये स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है। और अगर मैंने कहा कि जो प्री रिप्रोडक्टिव है एज ग्रुप वो थोड़े कम है आज से, मतलब आज ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कल कम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ये तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, रिप्रोड्यूस कम होगा तो, है ना, रिप्रोडक्शन, तो इससे पॉपुलेशन कम हो रही है, यानी कि ये है क्या, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो इसको नोट कर लो अगर आप करना चाहते हो, है ना। एक बार मैं चेक करता हूँ कि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी है क्या इस सब चीज की, है ना भाई। यस, आपको सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा है और 10 मिनट की लेक्चर जो है वो हो भी चुका है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट स्टार्ट्स इज हाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस स्टार्ट हो रहे हैं अब, तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की तरफ चलते हैं। वैसे इसके 3 लेक्चर्स हुए थे चैनल पे, है ना, 3 लेक्चर्स अगर आप कंबाइन करके देख भी लेते तो 2-2.5 घंटे का था, है, तो आप वैसे भी देख सकते थे, वो भी वन शॉट ही हो गया, बट स्टिल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्यों यूज कर रहे हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 2011 में ना, मतलब अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम पे, मेरे ख्याल से आपको दिया हुआ है 1 मिलियन या कुछ ऐसी 350 मिलियन होगी मेरे ख्याल से, जो इतना मुझे याद आ रहा है, अभी भी देखा था मैंने थोड़ी देर पहले ना, 350 मिलियन है शायद इंडिपेंडेंस के टाइम पे, पर आज ये हो गई है 1 बिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है शायद यहाँ पे। देखो इंडिया की पॉपुलेशन ही कितनी है, सबसे ज्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन, है ना, थैंक्स टू सम ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। सारे अनपढ़ नहीं होते, है ना, सारे अनपढ़ नहीं होते, तो इनको पता है कि पैसे कमाओगे तो ही बच्चे पाल पाओगे, तो उतने ही पालो, उतने निकालो जितने पाल सको, ठीक है। तो अब हम इसी के लिए कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस को जो है प्रमोट किया जा रहा है। सबसे पहला कंट्रासेप्टिव मेथड जो है दैट इज नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में 3 चीजें आप कर सकते हैं। नेचुरल मेथड में सबसे पहला है, नेचुरल मेथड में ना सबसे पहले तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिकॉज आप कुछ भी एक्सटर्नल या कोई भी चीज नहीं लगाएंगे, साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है इसके, साइड इफेक्ट्स आर 0 सबसे पहला। और इट इज लीस्ट इफेक्टिव होगा ये, मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आप ये यूज करेंगे फिर भी जो है कंट्रासेप्शन ना हो पा रहा हो, तो सॉरी, हाँ, फिर भी आप कंसीव कर सकें, है ना, फिर भी प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में क्या आता है, अच्छा आपको पता है कि स्पर्म और ओवम की भी एक लाइफ होगी, ओवम की एक लाइफ होगी पर्टिकुलर, स्पर्म की एक लाइफ होगी, लिविंग पीरियड होगा, है ना। और आपको ये भी पता है कि ओव्यूलेशन जो है 14th डे होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाती है। तो आप 10 to 17 डेज को छोड़कर बाकी दिन में आप सेक्सुअल कांटेक्ट करो, इन दिन में मत करो, बिकॉज अगर इन दिन में कांटेक्ट किया और इस टाइम पे मान लो ओव्यूलेशन हो चुकी हुई, तो आपका ओव्यूल और स्पर्म के चांसेस ज्यादा है कांटेक्ट में आने के और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इसमें यही है that couples should avoid coitus between 10 to 17 days. This is called periodic abstinence. Next second आएगा आपके पास, natural contraception नहीं है वो भी, second is ये हो गया periodic lactational amenorrhea। lactational amenorrhea इसमें क्या है, lactational amenorrhea में देखो 6 months of birth after 6 months of delivery, after 6 months after delivery, 6 months आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के 6 महीने बाद तक ना फीमेल की बॉडी में फीमेल की बॉडी लैक्टेट कर रही होती है। लैक्टेट मतलब उसकी बॉडी से मिल्क निकल रहा होता है, और उस टाइम पे ओव्यूलेशन बिल्कुल बंद हो चुकी होती है, मतलब इस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती। तो आप यही लिखेंगे इसमें दैट इन द 6 months आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड a female lactates, a mother lactates and releases milk, ejects milk, but during this time period there is no ovulation। अब अगर ओव्यूलेशन ही नहीं है तो इस टाइम पे जो है सेक्सुअल कांटेक्ट करना सेफ होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं थर्ड, तो थर्ड क्या है, थर्ड यार क्या है ना, इसमें ये सबसे ज्यादा फालतू का मेथड है। इसमें क्या है, कोइटस इंटरप्टस मेथड। व्हाट इज इन दिस कोइटस इंटरप्टस? देखो कोइटस मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट में जब पेनिस इज इन द वेजाइना ऑफ फीमेल, राइट, तो अब उस वेजाइना में से पेनिस को इरेक्शन होने से पहले, इजैकुलेशन होने से पहले निकाल लो। अब ये बड़ा वाहियात मेथड है, बिकॉज अगर एक बार इजैकुलेशन हो गया फिर तो फीमेल के अंदर चला गया ना वो, और फिर कैसे निकाल पाओगे। दिस इज द वर्स्ट मेथड, बिकॉज इसका चांसेस सबसे ज्यादा कम इफेक्टिव ये वाला मेथड है
क्या है इसमें, दैट अ मेल, ये मेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, द मेल हैज टू टेक आउट हिज पेनिस फ्रॉम द फीमेल वेजाइना ड्यूरिंग कोइटस बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले पहले वो निकाल लेगा तो स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये आपके पास है नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं आपके पास ओए होए बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड पे हम पहुंच चुके हैं। बैरियर मेथड में क्या है, बैरियर मेथड में ये है कि फीमेल अपने वेजाइना को कवर कर ले या सर्विक्स को कवर कर ले, है ना, और मेल अपने पेनिस को कवर कर ले। तो सबसे पहला इसमें वही आता है स्पर्म्स, ओए स्पर्म्स क्या, कॉन्डम्स। अब ये कॉन्डम्स आर देयर फॉर फीमेल एज वेल एंड मेल एज वेल, मेल के लिए भी होते हैं एंड फीमेल के लिए भी होते हैं, ठीक है, मेल के लिए भी होते हैं फीमेल के लिए भी होते हैं। जो फीमेल वाले कॉन्डम्स है दे आर कवर द वेजाइना और सर्विक्स, ये वेजाइना या सर्विक्स को कवर करते हैं, एंड मेल वाले जो है पेनिस को कवर करेंगे। अब कॉन्डम होते क्या है, ये रबर के बने हुए एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ये यूज करने वाला खुद ही अपने ऊपर इंसर्ट कर सकता है ना। ये अपने पेनिस के ऊपर लगा लेंगे ताकि जब स्पर्म निकले तो इसी के अंदर रबर वाले के उसके अंदर चला जाए, फीमेल की बॉडी के अंदर ना जा पाए, ठीक है। बट इसमें भी क्या है, चांसेस हैं कि जो है कॉन्डम भी टीयर हो जाए, फट जाए और चला जा सकता है फिर बाहर, है ना। और ऐसे ही वेजाइना और सर्विक्स में भी जब है, मान लो इसने कोइटस किया, इन दोनों का कोइटस हुआ मान लो, ठीक है, और इसका स्पर्म इसके अंदर जाने लगा, बट यहाँ पे वेजाइना और सर्विक्स में तो लगा हुआ है ना कॉन्डम, तो वो जाने नहीं देगा आगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वॉल्स डायफ्राम्स, वॉल्स डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स, ये भी यूज कर सकती है, बट दिस इज फॉर फीमेल्स ओनली, ये फीमेल्स के लिए ही है, सिर्फ ये फीमेल्स के लिए होगा सिर्फ। वाई ओनली फीमेल्स? सर्वाइकल कैप्स आपको नाम से नहीं पता चल रहा क्या? ये क्या करेंगे, सर्विक्स पे लगाए जाएंगे, ठीक है। इनका भी काम वही है कि ये उनको आने से रोकेंगे। अब इसी से आगे थर्ड मेथड आ गया, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ भी नहीं है, स्पर्मिसाइडल जेलीज एंड creams are used along with barrier method। बैरियर मेथड वालों के साथ ही आप क्या करोगे, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज यूज करोगे। स्पर्मिसाइडल मतलब जो स्पर्म्स को किल कर दे, है ना। अब मान लो रबर वाले में, है ना, हमने क्या किया, इसमें कॉन्डम में स्पर्मिसाइडल एक क्रीम रख दी, क्रीम लगा दी, ठीक है। जैसे ही स्पर्म निकलेंगे वो किल भी होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो अगर वो टीयर भी होगा, बाहर भी जाएगा, तो वो किल्ड स्पर्म्स जाएंगे, तो किल्ड स्पर्म तो कोई कुछ कर नहीं पाएंगे ना। सिमिलरली इसमें भी अगर किल्ड स्पर्म है और ये टीयर हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसको आप देखो एक बार, और मैं चला चेक करता हूँ कितने मिनट की वीडियो हो। ओ भाई मुझे तो कुछ पढ़ाया नहीं और 17 मिनट अभी होगा, देखो, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है कि जो कॉन्डम्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रेगनेंसी भी रोक रहे हैं, मतलब ये जो है इंसेमिनेशन तो होने ही नहीं देंगे, है ना। ये जाने ही नहीं देगा उसको, उसकी बॉडी में कॉन्टैक्ट ही नहीं होने देगा ना मेल और फीमेल के मीट का। साथ में ये एसटीआईज भी रोक रहे होते हैं, एसटीआईज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को भी ये रोक रहे होते हैं, तो ये भी नहीं होंगी, बट इनसे ये हो सकती हैं एसटीआईज, बिकॉज ये कहाँ पे लग रहे हैं, सर्विक्स में। तो वेजाइना के साथ तो कॉन्टैक्ट में आ रहा है ना स्पर्म, ना, तो वेजाइना के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, उसमें अगर कोई भी फ्लूइड आपकी बॉडी का उस बॉडी में जा रहा है, किसी और बॉडी में जा रहा है, तो वो हो सकती है डिजीज, ठीक है। अब ये लग रहे हैं कहाँ पे, वेजाइना में लग रहे हैं, तो वेजाइना के अंदर जा ही नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। तो वेजाइना में ही रुक जाएगा, और वेजाइना आपने देखा ना, वेजाइना सबसे एंड में है, यहाँ पे वेजाइना है, ये सर्वाइकल कैनाल है, ये सर्विक्स है, ठीक है। तो वेजाइना सबसे बाहर है, तो बाहर से रुक जा रहा है वो अंदर आने से स्पर्म, ठीक है। दैट इज वाई इसमें एसटीआई भी नहीं हो पाता है। एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमने बैरियर पढ़ लिया, केमिकल पढ़ लिया। अच्छा, और पीछे मैंने क्या पढ़ा है अभी, ठीक है, हाँ, वो लैक्टेशनल एमनोरिया में ना आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा डिटेल में उसको कर ही लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई बोर्ड में भी कि क्यों ऐसा है कि लैक्टेटिंग मदर्स में मिल्क बन रहा है तो ओव्यूलेशन नहीं हो रही। देखो, मिल्क के लिए ना आप ऐसे याद रखो, प्रोलैक्टिन पीआरएल एक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन वो बड़ा हाई होता है उस टाइम पे, और वो जो है पीआरएल प्रोलैक्टिन ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच को। अब जीएनआरएच क्या था, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, नेगेटिव फीडबैक होता है, एलएच और एफएसएच नहीं बनेंगे, और वो नहीं बनेंगे तो क्या आपका फर्स्ट फॉलिकल्स की ग्रोथ हो सकती है, नहीं हो सकती है। दैट इज व्हाई ओव्यूलेशन एंड फॉलिकल की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती। नेक्स्ट अब आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, which is about IUDs या IUCDs, ठीक है, IUDs या IUCDs कह लो, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस या इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कह लो, है ना।
इसमें क्या है, व्हाट इज इन दिस आईयूसीडीज है, आईयूडीज, इनमें क्या है ना, ये यूट्रस के अंदर लगेंगे। तो अगर ये यूट्रस के अंदर लग रहे हैं तो यूज बाय ओनली फीमेल्स, ओनली फॉर फीमेल्स। और ये डॉक्टर ही लगा के देता है, खुद से नहीं लगाया जा सकता। ये मेडिकेटेड भी हो सकता है, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकता है, मेडिकेटेड भी हो सकता है, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकता है। नॉन मेडिकेटेड का मतलब आप ये समझ लो कि वो कुछ करेगा नहीं स्पर्म अपनी आपकी बॉडी के साथ, ऐसा समझ लो। तो नॉन मेडिकेटेड कौन सा हुआ, इनर्ट वाला। इनर्ट, इनर्ट माने जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ ब्लॉक कर रहा है एंट्री ऑफ स्पर्म। तो इनर्ट का एग्जांपल है आपके पास लिपेज लूप, blocks the simply blocks the entry of sperm into female बॉडी। अब स्पर्म फीमेल की बॉडी में जा ही नहीं पाएगा इंट्रायूटेराइन डिवाइस के कारण। अभी यूट्रस के अंदर लग रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एसटीआई तो हो सकता है ना, बिकॉज वेजाइना, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, इन सब में स्पर्म जा सकता है, बट उसके आगे नहीं जा पाएगा। मेडिकेटेड में दो हैं इनर्ट के अलावा, कॉपर रिलीजिंग, बिकॉज वो कॉपर रिलीज कर रहा है तो इनर्ट तो नहीं हुआ ना। आपने पढ़ा, सॉरी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा इनर्ट मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये किसी को कुछ कहता नहीं है। तो कॉपर रिलीजिंग तो कॉपर रिलीज कर रहा है, या हार्मोनल भी होते हैं, हार्मोनल रिलीजिंग। तो ये दोनों ही आपके पास नॉन इनर्ट होते हैं, दे आर नॉन इनर्ट एंड दे आर मेडिकेटेड। तो कॉपर रिलीजिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कॉपर रिलीजिंग क्या करेंगे ना, ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ केमिकल्स, कुछ है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ चीजें होती हैं उनको चेंज कर देता है ना। तो इसके ये क्या करेगा, रिड्यूस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देगा, एंड हेंस प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने नहीं देगा कि स्पर्म अगर मोटिलिटी नहीं है उसमें तो कैसे फर्टिलाइज कर पाएगा बताओ। आपने पढ़ा था ना 60% जो है उनके पास प्रॉपर शेप होनी चाहिए, 40% के बाद प्रॉपर मोटिलिटी होनी चाहिए, विगरस मोटिलिटी। तो अगर वो नहीं होगी तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो कॉपर रिलीजिंग यही करते थे। और हार्मोनल वाले में क्या है, हार्मोनल वाले में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ही रिलीज करते हैं, है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन मीडिएटेड होते हैं ज्यादातर में, तो प्रोजेस्टेरॉन ही बनता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है आपकी बॉडी में जाता है। फिर इसके कारण अब प्रोजेस्टेरॉन बन गया तो देखना क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, चेंजेस यहां से होने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी, एक चीज ये हो गई। अब ओव्यूलेशन नहीं हो रही, पहले चीज। सेकंड, सेकंड मेक्स द सर्विक्स हॉस्टाइल, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगा, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देगा। हॉस्टाइल मतलब मोटा कर देगा, उसमें म्यूकस भर देगा ताकि स्पर्म अंदर ना आ सके। और इसने ओव्यूलेशन भी रोक दी, सर्विक्स को मोटा वो भी कर दिया ना, बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन आपने पढ़ा नहीं था, एफएसएच और एलएच को क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक। तो वहां पे पीक खत्म हो जाती थी एलएच और एफएसएच की, ठीक है। और मोर ओवर जो ये एंडोमेट्रियम की थिकनिंग थी ना, ये नहीं होने देगा, इसको रोक देगा। तो मेक्स द एंडोमेट्रियम अनसुटेबल, अनसुटेबल। अब ये जो है प्रोजेस्टेरॉन वाले या एस्ट्रोजन वाले, ये जो है हम प्रोजेस्टेरॉन वाले हम यूज करते हैं मोस्टली। अच्छा ये वाले नहीं है वो एक्चुअली, तो वो आगे ही देखेंगे ना। पहले आप इसको देख लो एक बार अच्छे से, इस पर निगाह मार लो, ठीक है। क्या क्या है, ओनली फॉर फीमेल्स, डॉक्टर से डॉक्टर लगाएगा इनको, मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं, कॉपर रिलीजिंग या हार्मोनल रिलीजिंग हो सकते हैं। लिपेज लूप हमने पढ़ा इनर्ट में है, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, और हार्मोनल में आपके पास प्रोजेस्टासर्ट आ गया, प्रोजेस्टासर्ट आ गया। और मेरे ख्याल से और भी आपको कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में से, देख लेना यार। ये आपको मैं ही बता देता हूँ एक बार देख के, है ना। एक मिनट रखो, एक मिनट जरा सा वेट करना। हाँ जी, तो एक मिनट, एनसीईआरटी में ये रहा। तो कॉपर रिलीजिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ या इनर्ट की बात, तो हमने बता दी ना। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर 7 है, मल्टी लोड 375 आ गया। और हार्मोनल में आपके पास LNG50 आएगा, LNG50, LNG20, सॉरी LNG20, LNG20, तो ये लिख लो। और प्रोजेस्टासर्ट भी याद रखना, प्रोजेस्टासर्ट। और कॉपर रिलीजिंग में एक आप देख लो, मल्टी लोड 275, मल्टी लोड 275, ठीक है। तो इसको नोट कर लो एक बार, देखना चाहो देख सकते हो। नेक्स्ट इनके बाद आपके पास आते हैं आईयूडीज के बाद या आईयूसीडीज के बाद आपके पास आएगा, समय की थोड़ी सी कमी है
बट चलिए कोई दिक्कत थोड़ी है यार। आईयूडीज आईयूसीडीज, एक बार हम चौक दूसरी ले लेता हूँ, बड़ी ले लेता हूँ, है ना। चौक, लेट मी टेक अ बिग चौक, बिगर चौक। हाँ, इसके बाद आती है हार्मोनल, है ना। तो अब हमने चौक भी ले ली है। ओरल कंट्रासेप्टिव आपको इसके बाद दिए होंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या था ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में पिल्स हम लेते हैं, पिल्स इनको बोलते हैं पिल्स, और पिल्स हम लेते हैं, और ये पिल्स जो हैं हम कब लेते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होगा, और अब क्योंकि इनमें प्रोजेस्टेरोन है तो ये वही काम करेंगी जो क्या करती थी प्रोजेस्टेरोन वाले आईओडीज करते थे। ये भी सर्विक्स को क्या कर देंगे, हॉस्टाइल बना देंगे, और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होने देंगे, एंडोमेट्रियम को अनस्टेबल बना देंगे, और ओव्यूलेशन को रोकेंगे, ठीक है। तो ये बॉडी में चेंजेस करते हैं, और इनके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट्स भर भर के होंगे इनमें, है ना। जैसे नोशिया हो गया, हेडेक हो गया, है ना, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। तो ये सारे इनके क्या है, साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये कैसे कैसे इनकी डोजेज, डोजेज के बारे में बात करते हैं, तो डोजेज स्टार्ट करना है आपको नियरली बिटवीन 3 to 5 डेज ऑफ, 3 से 5 दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको स्टार्ट करना है, मतलब 3rd to 5th डे में आपको स्टार्ट करना है, जहाँ पे आपको मेंसेस जो है वो आने स्टार्ट हुए। अब मेंसेस आने स्टार्ट हुए, वहीं पे आपको ये लेनी स्टार्ट कर देनी है, और 21 दिन तक ये लेनी होती है, 21 डेज तक आपको ये लेनी है, ठीक है। 21 डेज तक आपको ये लेनी होती है। नेक्स्ट इसको तो देखो 21 डेज तक आपको लेनी है ना, तो फिर इससे अच्छा हम क्या करें, एक ऐसी पिल हम ले जो कि हमें एक ही बार लेनी पड़ेगी, जिसका नाम है सहेली। सहेली है वंस इन अ वीक पिल, वंस इन अ वीक पिल आपको एक बार लेनी पड़ेगी, और ये किसने बनाई है, अभी हमने देखा था लखनऊ वाली जो थी CNBI जो भी था वो, है ना, सेंट्रल CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन लखनऊ, उन्होंने बनाई थी। तो ये आप नोट कर लो एक बार, है ना। एंड विद दिस आपका जो है ऑरल कंट्रासेप्टिव्स भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है कि रेप केसेस में, जहाँ पे रेप हुआ हो, है ना, और उसको ऑफ कोर्स वाली बात है यार, रेप हुआ है तो कौन सा फीमेल चाहेगा कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, कौन सी फीमेल चाहेगी वो प्रेग्नेंट हो। तो रेप केसेस में हम ज्यादातर प्रोजेस्टेरोन वाली जो है आईयूडीज यूज करते हैं। इससे पहले उन्होंने दिया हुआ आपको इम्प्लांट्स के बारे में। इम्प्लांट्स क्या है, यहाँ पे आपको एक इमेज भी बनी होगी इसकी, इस प्रकार से होगा, है ना। तो ये क्या करते हैं ना, फीमेल्स इंसर्ट देम इन बिटवीन देयर स्किन, तो स्किन के अंदर वो इंसर्ट कर लेंगे, और ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा स्किन के अंदर। प्रोजेस्टेरोन जहां पे आ गया तो वही काम करेगा ना, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, FSH को क्या कर देगा, नेगेटिव फीडबैक, उससे ओव्यूलेशन नहीं होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होगा, है ना, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होगा तो सब कुछ रुक जाएगा ना, जो जो हमने कहा सर्विक्स जो है वो सेल बन जाएगा, है ना, और एंडोमेट्रियम की थिकनिंग जो है नहीं हो पाएगी। तो ये सारा आपके पास, इसके साथ मेरे ख्याल से कंट्रासेप्शन हमने देख लिए सारे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ पॉइंट स्किप ना हो गया हो, है ना। लेट मी चेक इट एज वेल। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हमने सर देख लिया। अच्छा, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में एक और चीज देख लो कि मेल्स की 21 साल उम्र कर दी है मैरिज की, और फीमेल्स की 18 साल, जो कि अभी भी कमी है वैसे तो, है ना। अब खुद ही लेट करते हैं, कहीं जल्दी कर लेते हैं, कहीं लेट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल मेथड में 10 to 17 डेज, विड्रॉल कॉपर्स, ये सब हमने देख लिया। बैरियर मेथड, साइड इफेक्ट्स वगैरह, कवर द पेनिस। अच्छा, एक चीज ये रहेगी निरोध के बारे में, है ना। आपको वैसे कई मेल्स को तो पता ही होगा, इतने हरामी जो हो तुम। निरोध एक कॉन्डम का ब्रांड है, ठीक है। तो ये आपको नाम एक दिया हुआ है बस। देन STIs, एड्स हमने देख लिया। सेल्फ इंसर्टेड है, प्राइवेसी देता है। सर्विक्स ड्यूरिंग ये रियूजेबल स्पर्मिसाइडल, सब कुछ हमने देख ही लिया मोस्टली, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग स्पर्म मोटिलिटी को कम कर रहा है। सर्विक्स हॉस्टाइल, सब आपको यहाँ पे देखा हुआ है, देखो। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज इन एडिशन मेक्स द यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, बता दिया। और सर्विक्स को हॉस्टाइल बनेगा, स्पेसिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। फिर हमने अगला देख लिया 21 डेज, प्रेफरेबली स्टार्ट बिटवीन फर्स्ट 5 डेज, मैंने आपको कहा ये 3 to 5 डेज के बीच में आप स्टार्ट करना लेना स्टार्ट कर सकते हो। कहाँ गया, 3rd to 5th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर, इट इज रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, है ना। तो 7-7 दिन बाद आपको ये लेते जाने हैं, 21 दिन तक। ओव्यूलेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है। एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस, वही वही जो मैंने आपको बताया, है ना। लेस साइड इफेक्ट्स, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट्स एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल, सहेली, है ना। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा लेस साइड इफेक्ट्स, मैंने क्या कहा, साइड इफेक्ट्स होंगे,
देखो पिल्स में साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेस साइड इफेक्ट्स का क्या मतलब है कि होंगे बट उतने नहीं होंगे, ठीक है। भर भर के तो होते ही हैं यार, पिल्स के तो साइड इफेक्ट्स ज्यादा ही होते हैं बल्कि, बट इन्होंने जो लिखा है वही मानो, ठीक है। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, नौशिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, यहाँ पे एब्डोमेन में पेन हो रही है, ठीक है। अगला देखो इंजेक्शन इम्प्लांट्स। अच्छा ये रेप केसेस में कहाँ कब देने होते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन वाले, आपको देने हैं विद इन 72 आवर्स, 72 आवर्स में आपको ये दे देना है। हो सकता है, चांसेस है, हाई चांसेस है कि वो प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाए। देखो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेरिलाइज, हाँ यहाँ पे एक चीज रह गई स्टेरिलाइजेशन वाली, है ना। आफ्टर दैट एमटीपी है, एमटीपी के बाद एसटीआईज एंड देन द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, एसटीआईज एंड इनफर्टिलिटी के बाद। तो अभी आपके पास ये स्टेरिलाइजेशन रह गया। अच्छा ये फाइनल मेथड है स्टेरिलाइजेशन, मतलब जो फाइनल मेथड होगा। फाइनल मेथड का क्या मतलब होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल मेथड, कि इसके बाद तो बच्चे करने ही नहीं है ना। तो ये है आपके पास स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब है कि स्टेराइल बन जाना, इनफर्टाइल बन जाना, उसके बाद आप बच्चे चाह के भी पैदा नहीं कर सकते हो, ठीक है। फीमेल के केस में होती है आपके पास ट्यूबेक्टोमी, और मेल्स के केस में होती है वासेक्टोमी। इसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। इसमें फीमेल्स में आप ट्यूबेक्टोमी, एक ही ट्यूब पड़ी आपने, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइड, अब क्या होगा, ओवम बाहर ही नहीं आ पाएगा उससे। और इसमें वास्ट डिफरेंस इज कट एंड टाइड। अभी पता चल रहा है कि काट के उसको जोड़ दिया तो अब इसकी लीस्ट रिवर्सिबिलिटी होगी, लीस्ट रिवर्सिबिलिटी या पुअर रिवर्सिबिलिटी, पुअरेस्ट रिवर्सिबिलिटी, मोस्ट पुअर रिवर्सिबिलिटी, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। लीस्ट रिवर्सिबल होगा ये, मतलब इरिवर्सिबल ही है ना, ठीक है। तो ये आपके पास देखो ट्यूबेक्टोमी में क्या, ये गांठ बांध दी, ये गांठ बंधी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस में भी गांठ बांधी हुई है उन्होंने काट के, कि अब यहाँ से अगर मान लो स्पर्म आ भी रहा है टेस्टिस से तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा, आगे गया ही नहीं तो वो बॉडी से कैसे निकलेगा, पीनिस से निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा ना। तो ये है आपके पास स्टेरिलाइजेशन। इसके बाद आता है एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हमें मेडिकली रोकना हो, क्यों रोकना हो, ऐसे इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बट एक कारण मैंने आपको पहले बताया था एमनियोसेंटेसिस, वो अब बैन है इंडिया में, ठीक है। बाकी और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, मान लो बेबी को नुकसान हो, बेबी को नुकसान मतलब मेंटल रिटार्डेशन है कुछ बेबी में, या डिसऑर्डर है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर उसके में हमने देखा, ठीक है, पता तो चल जाता है ना रिपोर्ट्स वगैरह से, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मदर को कोई हार्म हो वाइल डिलीवरी, कि हो सकता है मदर जो है वो वीक है और डिलीवरी के टाइम पे उसकी डेथ हो सकती है, तो उस टाइम पे भी एमनियोसेंटेसिस सॉरी एमटीपी, हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अब एमटीपी में अमेंडमेंट्स भी लेके आए थे, मेरे ख्याल 2007 की बात है, 2007 है ना, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ एनसीईआरटी 2007 का ही है वैसे तो, है ना, देख लेते हैं एक बार, अगले पेज पे है, हाँ कहाँ गया, 2007 ही था यार, अब मुझे मिल भी नहीं रहा, 2007 में ही था, नहीं 2017 है, सॉरी मैं क्या बोल गया, 2017 में हमने एमटीपी में अमेंडमेंट्स लेके आए थे जिसमें एमनियोसेंटेसिस वगैरह बंद कर दिया गया। अब एमटीपी कैसे हो सकती है और कब हो सकती है, ये मैंने आपको बताया कब हो सकती है, अब कैसे हो सकती है का क्या मतलब है। देखो हमने पढ़ा था 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। सबसे पहले एमटीपी अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले पहले करवानी है तो वो सबसे सेफ होगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले पहले आपको सारे अलाउ कर देंगे, और इसमें आपको अलाउंस चाहिए होगा, यू नीड अलाउंस ऑफ at least one medically recognized doctor, एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर की ओपिनियन लाइए, साथ सलाह चाहिए आपको, और तब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी कर सकते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 हफ्तों से पहले पहले, प्रेगनेंसी हो गई 12 हफ्ते हो गए प्रेगनेंसी को, उससे पहले पहले करवा लो। सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर से पहले पहले अगर आपको करना है
तो वो उतनी सेफ नहीं रहेगी, ठीक है, नॉट सो सेफ, उतनी सेफ नहीं होगी। बट इसमें आपको 2 मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर की सलाह चाहिए है, तो ही आप ये कर पाएंगे। तो अगर आपको करनी है 3rd ट्राइमेस्टर के टाइम से पहले पहले, मतलब 2nd ट्राइमेस्टर के बाद 3rd ट्राइमेस्टर से पहले पहले अगर आपको करनी है, तो उसके लिए आप कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये बिल्कुल अनसेफ है और आपको कोई भी डॉक्टर करने नहीं देगा, ठीक है। तो यही था आपके पास एमटीपी के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, 2017 में था वो अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। तो उसको आप एक बार मैनेज कर लेना। नेक्स्ट अगर हम चलें एमटीपी के बाद, मेरे ख्याल से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं या एसटीआईज हैं, है ना, ऑलराइट। इनको हम व्यूनरल डिजीज भी बोलते हैं, व्यूनरल डिजीजेस भी बोलते हैं, ये व्यूनरल इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, या आरटीआईज भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, या एसटीआईज भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। नाम से पता चलता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, इसमें कुछ भी नहीं है, वो इन्फेक्शंस जो हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट कर सकें एक दूसरे को, उन्हीं को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सबसे पहला 3 के आपको नाम याद रखने हैं, जेनिटल हर्पस, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ये तीनों हैं अनक्योरेबल। और बाकी जो है, बाकी इनके अलावा कोई भी है, जैसे, है ना, और भी केस सारी है मान लो, तो वो जो है क्योरेबल तो है, बट तब जब आपको जल्दी से, मतलब पहले पहले पता चल जाए। अब इसके अर्ली सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो अर्ली सिम्टम्स इतने कुछ खास नहीं मिलते आपको। इचिंग होती है सिंपल, तो इचिंग तो कोई सोच सकता है ना कि हाँ यार थोड़ी एलर्जी हो गई होगी किसी चीज की, उससे इचिंग हो रही है, ठीक है। इचिंग होगी, पेन होगी हल्की सी, एब्डोमिनल पेन कह लो, या प्यूबिक एरियाज पे पेन होगी, तो वो तो कोई भी इग्नोर ही कर देता है। तो अर्ली सिम्टम्स जो है इग्नोर ही होते हैं, बट लेट सिम्टम्स जो है वो क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ पेल्विक रीजन, इन्फ्लामेशन ऑफ पेल्विक रीजन, की पेल्विक रीजन जो है फूल जाएगा आपका पूरी तरह से, ठीक है। अबॉर्शंस, इन फीमेल में अबॉर्शंस हो सकती हैं, ठीक है, अनवांटेड अबॉर्शंस नहीं हो रही है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब है, जैसे आपने पढ़ा ना, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होनी चाहिए, इम्प्लांटेशन शुड बी इन द यूटरस ओनली, तो ये यूटरस के अलावा जहां पे अगर मान लो कहीं इम्प्लांटेशन हो रही है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो अबॉर्शन, ये सब जो है अर्ली अबॉर्शन हो जाएंगे, ठीक है, अनवांटेड अबॉर्शन, ठीक है। तो ये सारा है आपके लेट सिम्टम्स, ठीक है। और इसमें जो आपको मेन पॉइंट्स हैं वो तो यही है, जेनिटल जो है, जेनिटल हर्पस, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी आर इनक्योरेबल। बाकी आप देखो जो भी बाकी आपके पास है ना, वो क्योरेबल तो है, बट तब जब हम उन्हें जल्दी से अर्ली डिटेक्शन हम कर ले, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए तो भाई अर्ली सिम्टम्स जो है वो बड़े कम आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है कि एसटीआई को हम रोक कैसे सकते हैं या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, डू नॉट यूज मल्टीपल पार्टनर्स फॉर योर सेक्सुअल, है ना। देखो, ज्यादा पार्टनर्स मत चूज करो अपने सेक्सुअल उसके लिए, है ना, सेक्सुअल कोइटस के लिए। डोंट यूज मल्टीपल पार्टनर्स, ज्यादा मल्टीपल पार्टनर के साथ आप कोइटस मत करें। सेकेंडली, जब भी आपको कोई हल्का सा सिम्टम भी आए, अर्ली सिम्टम भी आए, तो भी आप डॉक्टर को एक बार चेक करवा लें। कोई डाउट हो तो आप डॉक्टर को चेक करवा लो, है ना। यही कह सकते हैं हम, बस यही है आपके पास इस सबसे रिलेटेड। और थोड़ी सी सफाई रखें अपने प्यूबिक एरियाज की, है ना, ये सब है। देखते हैं एक बार, है ना, इसमें एनसीईआरटी में क्या क्या कहा गया। देखो, सबसे पहले उन्होंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पस, क्लैमाइडियासिस, ठीक है, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स एड्स, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। अब इन एग्जांपल्स में से जो 3 जो हमने आपको बताए, देखो अगला अगला पैरा है, देखो हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, है ना, ये सब हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पस, एचआईवी कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, बाकी सारी कंप्लीटली क्योरेबल है अगर आपने अर्ली डिटेक्शन कर लिया और अर्ली ट्रीटमेंट कर लिया। अर्ली सिम्टम्स माइनर होते हैं, जैसे स्लाइट पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, इचिंग हो गई, है ना। बाकी कई बार तो असिम्टोमेटिक होता है कि सिम्टम आए नहीं, सीधा लेट सिम्टम्स आए। लेट सिम्टम में देखो पेल्विक इन्फ्लेमेशन, है ना, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। स्टिल बर्थ मतलब फीटस ही निकल गया, दैट इज कॉल्ड स्टिल बर्थ, ठीक है। इनफर्टिलिटी या कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा प्रोन कौन है इन डिजीजेस के लिए, 15 से 24 साल वाले लोग, 15 से 24 साल वाले लोग ज्यादा जो है उनको ज्यादा ये डिजीज होती हैं। क्यों? बिकॉज वही जो है सेक्सुअली, है ना, ज्यादा वो हो रहे होते हैं, उछल रहे होते हैं। देखो, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, अवॉइड, ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल, बिकॉज कॉन्डम हमने पढ़ा ना एसटीआईज को भी रोकेगा। एंड इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू द डॉक्टर। अब आपके पास आएगा इनफर्टिलिटी के बारे में।
सो विद दिस आपका जो है चैप्टर इनफर्टिलिटी तक के बाद खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो अब हम आगे की कहानी एक बार देख लेते हैं। नाउ कम्स ARTs एंड इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? इनफर्टिलिटी मतलब कि कोई कपल जो है बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा। इनफर्टिलिटी को आप कह सकते हो कपल इज अनेबल, इज नॉट प्रेग्नेंट even after 2 to 3 years of unprotected coitus। अनप्रोटेक्टेड कोइटस का क्या मतलब हुआ? विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, तो कॉन्डोम यूज किया नहीं, डायरेक्ट कोइटस हो रहा है, फिर भी उनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, मेल में कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला मेल में कारण हो सकता है कि लो स्पर्म काउंट हो, स्पर्म काउंट ही कम हो, 20 से 30 मिलियन चाहिए होता है ना, हो ही ना वो, ठीक है। शेप प्रॉपर ना हो, साइज प्रॉपर ना हो स्पर्म का, मोटिलिटी ना हो स्पर्म में, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? और इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है कि मेल जो है वो इरेक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर वो इंसेमिनेट कैसे करेगा फीमेल को? अगर मैं बात करूँ फीमेल में, तो फीमेल में यही हो सकता है कि वो गमीट ना बन रहा हो। सेकेंडली, यूट्रस जो है वो खास नहीं है, मतलब यूट्रस जो है वो इतना प्रॉपर नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। एंड थर्डली कि जो है फिम्बरी इज अनेबल टू कलेक्ट एग्स, फिम्बरी कलेक्ट नहीं कर पा रही एग्स को, ठीक है। फर्टिलाइजेशन उसके अंदर सपोर्ट नहीं हो रही बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो हमने सब कुछ देख ही लिया है। तो अब मैं इसलिए ना हमने इन सबको हटाने के लिए हमने क्या किया, आर्टिफिशियल ARTs यूज करने लगे, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज करने लगे, ठीक है ना। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये हम आर्टिफिशियली जो है रिप्रोडक्शन करवाएं। अब इसमें आप इन विवो भी करवा सकते हो, इन विट्रो भी करवा सकते हो। इन विवो भी हो सकता है, इन विट्रो भी हो सकता है। सबसे पहले तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम जान लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में कुछ भी नहीं है, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, स्पर्म ले लिया फ्रॉम अ हेल्दी डोनर या मेल डोनर ले लो कोई, या फादर म्हणजे कपल में जो है डोनर, मतलब उस कपल में से जो मेल है उसका नहीं, किसी और मेल का, वो भी हो सकता है ना, टेस्ट ट्यूब में। और आपने वो देखी होगी ना मूवी, कौन सी मूवी थी वो, गुड न्यूज, उसमें ऐसा ही तो हुआ था, जहाँ पे वो कास्ट मिस्टर बत्रा था शायद, है ना। तो बत्रा कास्ट पता नहीं क्या ऐसा हो गया था ना कि स्पर्म एक्सचेंज हो गए थे। तो वो अब जरूरी नहीं है वो हो, है ना। मान लो कोई फीमेल जो है वो किसी मेल डोनर से लेना चाहती है स्पर्म, बट फादर से ना लेना चाहती है, फादर इज अनेबल। अब इसमें ये हो सकता है कि फादर अनेबल हो स्पर्म प्रोड्यूस करने में प्रॉपर, जिसका काउंट वगैरह प्रॉपर ना हो, या मदर अवेलेबल ना, मतलब मदर इतना कैपेबल ना हो कि वो गमीट बना पा रही हो। तो ये गमीट आ सकता है ओवम, ठीक है, फ्रॉम मदर हो सकता है, ये मदरसा हो सकता है, मदरसा नहीं मदर से हो सकता है, या ये डोनर से भी हो सकता है, मदरसा भी हो सकता है और फ्रॉम फीमेल डोनर भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे यहाँ पे हमने जब फर्टिलाइजेशन करवा दी तो क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा। तो अब जाइगोट मिल गया आपको। अब इसके बाद ना ये देखो इन वीवो है, ये इन वीवो, इन विट्रो सॉरी, इन विट्रो मीन्स इन लैब में कर रहे हो ना, इन विट्रो का मतलब होता है लैब में। अब इन विट्रो के बाद आप दो चीजें कर सकते हो, इसके बाद दो चीजें कर सकते हो, या तो ये जाइगोट हम ट्रांसफर कर दें, या तो इस जाइगोट को और डिवाइड कर दें, इसका यूट्रस बना ले, उसको ट्रांसफर कर दें, है ना। अगर हमने जाइगोट को ट्रांसफर किया तो उसको हम बोलेंगे जिफ्ट। अच्छा, कहाँ पे ट्रांसफर करना है इसको, फीमेल की बॉडी में। मतलब मान लो फीमेल की बॉडी में गमीट नहीं बन रहा था, गमीट नहीं बन रहा था, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं ये वाला मेथड यूज करती हूँ, गमीट तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फिर मैं अपनी बॉडी में उसको जाइगोट को जगह दे दूंगी, जाइगोट मेरी बॉडी में आ जाएगा, डिवीजन तो कर लेगा ना मेरी बॉडी में, है ना। तो जिफ्ट हम उस केस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गमीट ना बन रहा हो तो उसमें हम एक और चीज भी यूज कर सकते हैं, गिफ्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो इन वीवो है, इन वीवो की फर्टिलाइजेशन तो उसकी बॉडी में हो पा रही है बट गमीट नहीं बन रहा। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रही, इसलिए हमने फर्टिलाइजेशन ही बाहर करवा दी और उसको जाइगोट जो है वो ट्रांसफर कर दिया। कैसे ट्रांसफर करा, आप देखो जाइगोट जो है कहाँ पे होता था, जाइगोट फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता था, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट बनता था, फिर क्लीवेज होती थी, है ना। तो जाइगोट का हमने फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करवाना है, तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर,
मैंने फुल फॉर्म बोल दिया, आप एक बार चेक कर लो, है ना। तो इसमें हमने क्या किया कि जाइगोट को हमने उसकी फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। अब फ्लोपियन ट्यूब में जाइगोट को ट्रांसफर करा तो मतलब बाकी सारी चीजें तो उसकी बॉडी में हो रही होंगी, मतलब उसकी बॉडी में प्रॉपर एनवायरमेंट भी है कि वो प्रेगनेंसी सपोर्ट कर सकती है। बस उसमें क्या नहीं हो रहा था, फर्टिलाइजेशन का एनवायरमेंट नहीं था, बाकी सब एनवायरमेंट है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ हमने यूट्रस में ट्रांसफर किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईयूडी, ओए सॉरी आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसमें क्या है, हमने यूट्रस में दिया, मतलब कि हो सकता है कि उसमें क्लीवेज प्रॉपर ना हो पा रही हो, है ना। तो हमने डायरेक्ट इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर हमने उसको कर दिया कि जो है अच्छा, जिफ्ट कब हो सकता है, जब जो आपके पास जाइगोट है वो अप टू 8 ब्लास्टोमेज हो। अच्छा 8 के बाद तो वो यूट्रस ही बन गया ना प्रॉपर, मतलब जाइगोट ही बन गया, एम्ब्रियो बन गया ना। तो वो एम्ब्रियो हम कहाँ पे देते थे, यूट्रस के अंदर देते थे, है ना। तो आपको याद हो 16 टू 32 हो तो फैलोपियन ट्यूब से तो बाहर ही आ गया, है ना। तो आफ्टर 8 टू 32 आप उसको आईयूटी करेंगे, आईयूटी मतलब इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करेंगे उसका, ठीक है। बिकॉज अब वो जाइगोट नहीं रहा, जाइगोट नहीं रहा मतलब जाइगोट हम जिफ्ट कब कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब से तो बाहर आ गया ना यार अब, तो इसलिए हमने उसको यूट्रस में डाला। बिकॉज फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो सिर्फ 8 या 9, 8 या 16 तक रहता था, है ना। उसके बाद तो कहाँ पे जाएगा, यूट्रस के अंदर जाता था ना एम्ब्रियो, ठीक है। तो हमने वही कहा है। अब ये हो गया आपके पास इन विट्रो, नाउ कम्स इन वीवो। ये हम कभी यूज कर सकते हैं जब फर्टिलाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर ना हो पा रही हो, फीमेल की बॉडी के अंदर। इन वीवो का मतलब है, तो देखो इसमें हम वो भी कह सकते हैं कि इंसेमिनेशन ना कर पा रहा हो इसलिए हमने बाहर किया। अच्छा इंसेमिनेशन ना हो रहा ना, तो उसके बेटर क्या मेथड है, आईसीएसआई, आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्म है स्पर्म इंजेक्शन, है ना। हम क्या करते थे, इंजेक्शन दे देते थे स्पर्म का, सीधा जो जा रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में, है ना। तो ये ओवम था, इसका साइटोप्लाज्म है, हमने इसको इंजेक्शन दे दिया स्पर्म का, इंजेक्ट कर दिया स्पर्म इसके सीधा, एक मिनट, हाँ इंजेक्ट कर दिया स्पर्म सीधा इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर। एक तो ये आईसीएसआई हो सकता है ना, इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, मैंने बताया गिफ्ट कर सकते हो, गिफ्ट मतलब गेमीट का गेमीट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो फीमेल की बॉडी में गेमीट नहीं बन पा रहा तो हमने गेमीट ट्रांसफर कर दिया, मान लो गेमीट बन रहा था बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही थी तो हमने जिफ्ट कर दिया, ओके। ये जिफ्ट कर दिया या आईयूडी आईयूटी कर दिया या आईसीएसआई कर सकते हो। आईसीएसआई हम ज्यादातर तब करते हैं जब मेल में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये तो बन रहा है ना, ओवम तो बन रहा है ना फीमेल की बॉडी में, अब ये इन वीवो है, मतलब ये फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ओवम बन रहा है, हमने इंजेक्शन से दिया है क्या, स्पर्म। तो मतलब हो सकता है इरेक्शन में प्रॉब्लम हो, ठीक है, इरेक्ट ना कर पा रहा हो। गिफ्ट कब करोगे, गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जब गेमीट ना बन पा रहा हो फीमेल का, ठीक है। तो ये सब आप एक बार चेक कर लो, है ना। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या कुछ स्किप तो नहीं हो गया यहाँ पे, है ना। कहाँ गया, हाँ तो जिफ्ट के बारे में बता दिया, जिफ्ट हो गया, आईसीएसआई हो गया, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन वीवो में गिफ्ट हमने बता दिया। और इसी बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इसमें ना सारे नोट्स हैं। अच्छा एक रह गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना। इन वीवो में हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं पढ़ा, बस बाकी पढ़ लिए। गिफ्ट हमने देख लिया और आईसीएसआई भी देख लिया, स्पर्म इज इंजेक्टेड, है ना, ये भी देख लिया। एक रह गया एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा इंसेमिनेशन तो हो रही है ना इसमें, इसमें तो इंसेमिनेशन नहीं हो रही थी, इंसेमिनेशन मतलब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमने क्या किया, स्पर्म अभी भी हमने इंजेक्शन से दिया है बट फीमेल को वेजाइना के थ्रू दिया है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हमने डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में डाल दिया उसके उसके अंदर, ठीक है, ये नहीं। हमने एआई में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की है। इंसेमिनेशन क्या होती थी, जब स्पर्म जा रहा है थ्रू वेजाइना, है ना। तो इसमें भी स्पर्म थ्रू वेजाइना जा रहा है बट आर्टिफिशियली जा रहा है, इंजेक्शन की मदद से जा रहा है ना। और कुछ छूटा तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। हमने सारा कुछ देख लिया, इन वीवो में आईवीएफ देख लिया है, एम्ब्रियो ट्रांसफर देख लिया, टेस्ट ट्यूब बेबी देख लिया, जिफ्ट देख लिया, आईयूटी देख लिया ना, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। नेक्स्ट जिफ्ट देख लिया, आईयूटी देख लिया, इन वीवो देख लिया, गिफ्ट देख लिया, आईसीएसआई देख लिया, एआई देख लिया, आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी देख लिया। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन ये नहीं देखा ना, एआई दे देख लिया ना, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, आईयूआई देखो, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, वजाइना के थ्रू दे रहे हैं, सिर्फ वजाइना तक छोड़ दे रहे हैं स्पर्म को। अगर हम यूट्रस के तक छोड़ रहे हैं स्पर्म को, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो आईयूआई बन गया, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। सो विद दिस आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। कितना टाइम हुआ,
हाँ देखो 50 मिनट में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया, तो 50 मिनट जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली बार, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, दशम, श्रीमन नारायण, राम राम।